बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ई कैट कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 2 है वो स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया था और उसके जो भी एमसीक्यूज पॉसिबल थे वो हमने देखे थे। तो आज हमने चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करना है। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 जो है ये सारा रिलेटेड है नेटवर्क से। फर्स्ट ईयर की बुक में जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 10 ये तीनों नेटवर्क से रिलेटेड हैं और इनमें जो एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे नेटवर्क से रिलेटेड हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ई कैट के हवाले से। तो जो चैप्टर नंबर 2 है इसका नाम है इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। अच्छा, अब ये नेटवर्क की फील्ड है क्या और नेटवर्क का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं वाया कम्युनिकेशन लिंक, तो उसे हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स, दो कंप्यूटर भी आपस में कनेक्ट हो जाएं वो भी एक नेटवर्क कहलाता है। दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स भी कनेक्ट हो जाएं वो भी एक नेटवर्क कहलाता है। तो जब डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएं या सिमिलर टाइप्स के कंप्यूटर्स हों, जैसे भी हों, जब वो कनेक्ट हो जाएं तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अच्छा, ये जो नेटवर्क की फील्ड है ये बेसिकली कंप्यूटर की फील्ड है। कंप्यूटर की बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनमें ये नेटवर्क की एक फील्ड है और ये नेटवर्क की फील्ड जो है ये किस तरह से वजूद में आई उसके ऊपर बात करते हैं। देखें, नेटवर्क जो है, ये नेटवर्क की जो फील्ड है ये असल में मिल के बनी है दो फील्ड्स से। दो फील्ड्स कौन सी हैं? एक है कंप्यूटिंग, ये कंबाइन हो गई टेलीकम्युनिकेशन के साथ। जब ये दोनों फील्ड्स कंबाइन हुई यानी कंप्यूटिंग और टेलीकम्युनिकेशन, फिर कंप्यूटर नेटवर्क बना। अब ये कंप्यूटिंग की फील्ड क्या है, टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड क्या है? स्टूडेंट्स, आपको पता है कि बेसिकली कंप्यूटिंग क्या है। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटिंग से मुराद है कंप्यूटर के ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग करना, कंप्यूटर के जरिए कोई भी काम करना, कंप्यूटिंग कहलाता है। तो बेसिकली जो कंप्यूटर की फील्ड थी, पहले जब कंप्यूटर बने थे, जब नेटवर्क नहीं आया था, तो जो कंप्यूटर्स थे उनको यूज़ किया जाता था, तो हम कहते थे कि ये फील्ड जो है ये कंप्यूटिंग की फील्ड है। और उसके बाद कुछ टाइम गुजरा तो एक और फील्ड सामने आई जिसके ज़रिए से हम एक दूसरे के साथ राब्ता करने के काबिल हो गए। जैसे कि टेलीफोन हमारे पास बन गया, हम लोग टेलीफोन के ज़रिए एक दूसरे के साथ राब्ता करने लग गए। इस फील्ड को नाम दिया गया टेली कम्युनिकेशन। अच्छा, उसके बाद जो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं और जो रिसर्चर्स हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिल के इन दोनों फील्ड्स को कंबाइन किया और इस फील्ड की जो मतलब यूजेस थे वो और इस फील्ड के यूजेस उनको कंबाइन किया। मतलब कंप्यूटर्स के ज़रिए एक दूसरे को कम्युनिकेट कर दिया। पहले टेलीफोन के ज़रिए थे, अब उन्होंने कंप्यूटर के ज़रिए कम्युनिकेट कर दिया। तो कम्युनिकेशन वाली फील्ड ये थी बेसिकली, कंप्यूटर्स वाली फील्ड ये थी। जब ये दोनों मिल गई तो एक नई फील्ड वजूद में आई जिसका नाम है नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क जो है वो इस तरह से बना। नेटवर्क की फील्ड बेसिकली दो फील्ड्स का मजमुआ है, कंप्यूटिंग और टेलीकम्युनिकेशन। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कैट के हवाले से। इसके अंदर एक और बात मेंशन है, वो भी आपने जेन में रखनी है, बुक से अंडरलाइन कर लें। स्टूडेंट्स, जब भी मैं आपको पढ़ाऊँ आपने बुक्स अपनी सामने रखनी है और जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का हूँ आपने अंडरलाइन करने हैं। ये ई कैट के हवाले से इंपॉर्टेंट होता है। मैंने पहले भी बताया था कि फर्स्ट ईयर की बुक जो है, मैं अपने सब्जेक्ट कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ सिर्फ, जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें से जो बुक की लाइन्स होती हैं उनमें से मोस्टली एमसीक्यू आया करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात मेंशन है, वो कहता है कि कंप्यूटर नेटवर्क आर ओरिजिनली, ये इस चैप्टर नंबर 2 की चौथी लाइन है। कंप्यूटर नेटवर्क्स आर वर ओरिजिनली रिसर्च एक्सपेरिमेंट बिटवीन द कंप्यूटर साइंटिस्ट, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स एंड अदर रिसर्चर्स। यानी वो कह रहा है कि ये जो भी काम हुआ, ये जो इन दोनों फील्ड्स को मर्ज किया गया, ये कौन कौन लोग थे जिन्होंने मिलकर ये काम किया? कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर की फील्ड के जो साइंसदान थे वो लोग। उसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स, जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते थे, इंजीनियर्स वो लोग। और तीसरे नंबर पे अदर रिसर्चर्स, मतलब दूसरे जो रिसर्चर्स थे, जो रिसर्च वर्क करने वाले थे, उन्होंने मिल के अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और फिर इसके ऊपर वर्किंग की और नेटवर्क की फील्ड वजूद में आ गई। ओके, ये थे दो इसमें एमसीक्यूज जो मैंने आपको बताए, डिस्कस किए। अच्छा, अगली बात करें इसकी, तो नेटवर्क के यूजेस क्या हैं। फिर यूजेस के बाद हम इस चैप्टर में देखेंगे नेटवर्क बनता कैसे है और मज़ीद इसकी आगे इस्तेमालात देखेंगे। स्टूडेंट्स, जो नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क, इसके यूजेस में क्या क्या आता है। देखें, नेटवर्क क्यों बनाया जाता है?
नेटवर्क इसलिए बनाया जाता है ताकि हम एक दूसरे के साथ डाटा शेयर कर सकें, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें, हम एक दूसरे के साथ राबता कर सकें, कोई भी फाइल सेंड कर सकें, कोई भी डॉक्यूमेंट हम एक दूसरे के साथ सेंड कर सकें। अच्छा, अब जब भी हम एक दूसरे के साथ राब्ता करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, तो इसके ज़रिए हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, मैसेजेस ही सेंड नहीं कर सकते, बल्कि हार्डवेयर भी शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंप्यूटर है और ये दूसरा कंप्यूटर है और ये तीसरा कंप्यूटर है और ये एक लैब है, फ़र्ज़ करते हैं कॉलेज की लैब है, वहाँ पे ये 3 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। जब ये कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो गए, कंप्यूटर नंबर 1, 2 और 3 इनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि एक प्रिंटर जो इसके साथ लगा हुआ है कंप्यूटर नंबर 1 के साथ, इस प्रिंटर को, इस हार्डवेयर को ये भी यूज़ कर सकता है, ये भी यूज़ कर सकता है और ये भी यूज़ कर सकता है। ये तीनों इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि हम इन तीनों के साथ अलग अलग प्रिंटर लगाते, हमने एक के साथ प्रिंटर लगा दिया और बाकी जो है वो कनेक्ट कर दिए नेटवर्क के साथ, मतलब सबका आपस में एक लिंक बना दिया, जिस वजह से हमारा खर्चा भी बच गया, हार्डवेयर भी शेयर हो गया। इसके अलावा आपने याद रखना है कि हम सॉफ्टवेयर को भी शेयर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है? जैसे अगर कंप्यूटर नंबर 2 पे एक सॉफ्टवेयर मौजूद है, उसको ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। इनके कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं है, लेकिन यूज़ कर सकते हैं ये दोनों, ठीक है। इसके अलावा डाटा शेयर कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट पे आप देखते हैं कि यूट्यूब के ऊपर या डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सारा डाटा मौजूद है, वो हमारे कंप्यूटर या मोबाइल पर मौजूद तो नहीं है, लेकिन हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो ये भी एक नेटवर्क का एडवांटेज है। तो बहुत सारे नेटवर्क के और भी एडवांटेज हैं जो आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस करने वाले हैं आज। नेक्स्ट टॉपिक जो मेंशन है बुक में वो है कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग या वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। स्टूडेंट्स, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग से क्या मुराद है? वर्क ग्रुप का मतलब होता है कि ग्रुप में, मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन्स मिलकर काम कर रहे हैं, और वर्क और कंप्यूटिंग का क्या मतलब है? कंप्यूटर के जरिए से काम कर रहे हैं। तो जब भी इसका मतलब ये है कि जब भी एक टास्क एक है, उसके ऊपर मुख्तलिफ लोग मिल के वर्क ग्रुप में काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क सिटिंग ऑन देयर प्लेसेस, यानी अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने ऑफिसेज या अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ राबते में हैं और एक ही टास्क के ऊपर वो मिल के काम कर रहे हैं। तो इसे हम कहेंगे वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग, या कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग भी इसका दूसरा नाम है। इसके अलावा वो सॉफ्टवेयर, देखें नेटवर्क तो बन गया, लेकिन किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है उस काम को करने के लिए। वो सॉफ्टवेयर जो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के लिए यूज़ होता है और उन तमाम कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए जो वर्क ग्रुप के अंदर शामिल हैं, वो सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं ग्रुपवेयर। ग्रुपवेयर। सो ग्रुपवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग या कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ईमेल है कि ईमेल और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इलेक्ट्रॉनिक मेल से क्या मुराद है? इलेक्ट्रॉनिक मेल से मुराद है इंटरनेट की ये वो सर्विस है जिसके ज़रिए से हम एक जगह से दूसरी जगह दुनिया में कहीं पे भी किसी को भी मैसेज, फाइल या डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। तो जो ईमेल है बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है, यानी कि कंप्यूटराइज्ड मेल है, और इसके ज़रिए से हम कोई भी फाइल किसी भी किस्म की सेंड कर सकते हैं। अब बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ईमेल की सर्विस हमें प्रोवाइड कर रही हैं। हम मुख्तलिफ उन वेबसाइट्स पे जाके अपना अकाउंट बनाते हैं, लॉगिन करते हैं और किसी को भी मैसेज वगैरह भेज सकते हैं, बशर्त ये कि उसका भी किसी ना किसी साइट पे अकाउंट होना चाहिए, उसका कोई एड्रेस होना चाहिए। तो ईमेल जो है इसकी सर्विसेज में हमारे पास जीमेल है, याहू है, हॉटमेल है, लाइव है, ये वो सर्विसेज हैं जो ईमेल हमें प्रोवाइड कर रही हैं, और ये मशहूर ईमेल की सर्विसेज हमारे पास मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा जीमेल यूज़ होता है जो कि गूगल की तरफ से अवेलेबल होता है मार्केट में। अच्छा, अब इसमें इसके बेनिफिट्स डिस्कस करते हैं। देखें, ईमेल जो है वो अपने सेंडर से रिसीवर तक विद इन नो टाइम पहुंचता है। विद इन नो टाइम से मुराद है कि कोई टाइम नहीं लगता, ठीक है। दूसरी बात इसमें यह कि ईमेल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ इंटरनेट का खर्चा हमें पड़ता है, इसके अलावा जो है वो हमें ईमेल के अलग से पैसे देने नहीं पड़ते। तीसरी बात इसमें यह है कि हम बहुत सारी फाइल्स जो हैं वो इकट्ठी एक साथ अटैच करके एक ईमेल में भेज सकते हैं। चौथा इसका फ़ायदा ये है कि ईमेल कभी भी एनोनिमस नहीं होता, यानी अननोन नहीं होता। जिसको ईमेल पहुंचेगा उसको एड्रेस आएगा सेंडर का, उसको पता लगेगा कि ये मुझे फलाने बंदे ने भेजा है, ठीक है। ये इसके 4 फ़ायदे हो गए।
उसके बाद इसका पांचवा फ़ायदा ये है कि जब भी ईमेल किसी रिसीवर तक पहुंचता है तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं करता। जैसे अगर मैं मोबाइल पे कोई काम कर रहा हूं तो मुझे कॉल आ जाती है तो मुझे इंटरप्शन आ जाएगी, मुदाखलत हो जाएगी, मेरा काम रुक जाएगा, बीच में कॉल आ जाएगी। तो ईमेल इस तरह से नहीं करता, ईमेल आके उसके मेल बॉक्स में सेव हो जाता है, जब वो ओपन करेगा उसको वहाँ पे पड़ा हुआ मिल जाएगा। छठा इसका फ़ायदा ये है कि अगर रिसीवर कंप्यूटर ऑफ भी है तो कोई इशू नहीं है, ईमेल जो है वो सर्वर पे जाके सेव हो जाएगा, जब भी वो उसको ओपन करेगा उसको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर ऑफ है तो वो उसको देख नहीं सकता, ईमेल बाद में उसको नहीं मिलेगा, बल्कि उसको मिल जाएगा। ईमेल वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, अगर वो ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो वो ईजिली बाद में उसको देख सकता है, जितने मर्जी ईमेल हों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है इंटरनेट। स्टूडेंट्स, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जो बैनुल अक़वामी सतह तक फैला हुआ है, यानी पूरी दुनिया पे फैला हुआ है, उसे हम इंटरनेट कहते हैं। तो इंटरनेट जो है बेसिकली ये किस तरह से बना, इसकी बर्थ कैसे हुई, इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है या इसकी बर्थ क्या है, कैसे हुई, वो हम देखते हैं। देखिए 1960s के दौरान एक नेटवर्क बनाया गया जिसका नाम आरपा नेट रखा गया। ARPANET, आरपा नेट, ठीक है। तो ARPANET क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये MCQ है। ये बेसिकली बनाया किसने था? ये यूएस में एक अदारा है डिफेंस का जिसका नाम था डारपा, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। उन्होंने एक नेटवर्क बनाया और उसका नाम डारपा से डी निकाल के ARPANET रख दिया गया, ठीक है। तो डारपा वालों ने एक ARPANET बनाया। वो असल में क्या था? शुरू में वो ओनली 4 कंप्यूटर्स का नेटवर्क था और उन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का मकसद ये था कि वो जो कंप्यूटर्स हैं वो बेसिकली कंप्यूटर साइंटिस्ट के थे, जो साइंसदान थे उनके थे। उन्होंने कहा कि नेटवर्क बना लिया जाए और साइंसदान एक दूसरे से जब रब्ता करेंगे तो रिसर्च करने में आसानी होगी, एक दूसरे के साथ आइडियाज़ शेयर होंगे और जो उनके माइंड में आइडियाज़ हैं अच्छे अच्छे वो निकल के सामने आएंगे तो अच्छी रिसर्च हो सकेगी। तो 4 कंप्यूटर्स का शुरू में ही नेटवर्क था। वक्त गुजरता गया, उसके बाद फिर 1970s के अरसे में कुछ गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ और जो बड़े बड़े अदारे थे जो इसको अफोर्ड कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम बहुत महंगा काम था, जो इसको अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने अपने कंप्यूटर भी इस नेटवर्क के साथ जोड़ना शुरू किए। फिर उसका नाम जो है NSF नेट बन गया, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। इन चीज़ों को अंडरलाइन करते जाएं, ये बाद में आपने याद रखनी है, इसको रीड करना है। ओके, तो उसके बाद फिर वक्त बदलता गया, कंप्यूटर जो है वो हमारी रेंज में आ गया, सस्ता हो गया थोड़ा सा, और फिर आस्ता आस्ता करते करते लोग इसके साथ कनेक्ट हुए। पहले ये एक शहर तक फैला, फिर उसके बाद एक मुल्क तक फैल गया, फिर हमसाये ममालिक तक पहुंच गया, फिर करते करते पूरी दुनिया पे फैल गया। इस तरह से इंटरनेट जो है वो वजूद में आया, पूरी दुनिया के कंप्यूटर आज इंटरनेट के अंदर कनेक्टेड हैं। तो ये एक MCQ है, अगर आपसे पूछे कि इंटरनेट का मालिक कौन है, तो इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है। इंटरनेट की जो है वो इंटरनेट के अंदर फंडिंग होती है और इसका कोई भी एक पर्सन मालिक नहीं है। मुख्तलिफ लोग अपनी वेबसाइट्स बनाकर, मुख्तलिफ लोग अपने प्लेटफॉर्म्स बना के इंटरनेट के ऊपर लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं और लोग उस सर्विस को अवेल कर रहे हैं। तो कोई एक बंदा इसको नहीं चला रहा, इंटरनेट की बस सर्विस है जो हमें मिलती है, और ख़ासतौर पे नासा वाले जो हैं वो इंटरनेट की फंडिंग करते हैं और इंटरनेट जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बल्कि पहुंचाते भी हैं। हम लोगों तक जो मेन सोर्स है वो नासा का है। इसके अलावा जो बाकी और भी इदारे हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन इसका कोई मालिक नहीं है, इसको कोई रन नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट के ऊपर कोई काम करना है तो किसी एक बंदे से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इंटरनेट जो है ये मुख्तलिफ कंपनीज़ का मजमुआ है, हम सब लोग इसके अंदर शामिल हैं, इसका कोई भी मालिक नहीं है। ये बात आपने याद रखनी है। ये ECAT में आ चुका है MCQ, इसलिए आपसे डिस्कस किया मैंने। अच्छा, हाउ द इंटरनेट इज़ यूज़फुल, नेक्स्ट टॉपिक है कि इंटरनेट यूज़फुल कैसे है। स्टूडेंट्स, इंटरनेट की कुछ सर्विसेज हैं जो हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले है www। www की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। बेसिकली www असल में है क्या? देखें, वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे जितना मुआद पड़ा हुआ है, जितनी वेबसाइट, जितने वेब पेजेस हैं, वो सारे के सारे www पे स्टोर हैं। हम जब भी कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो उससे पहले www लगाते हैं। अगर हम ना लगाए तो हमारा ब्राउज़र खुद लगा देता है, क्योंकि जब तक हम www तक पहुँचते नहीं, उसके अंदर जो साइट्स हैं उनको फिर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये www है। उसके बाद ईमेल का जिक्र है, वो मैंने आपको बता दिया हुआ है। फिर उसके बाद टेलनेट है। स्टूडेंट्स, टेलनेट क्या है? टेलनेट बेसिकली एक सॉफ्टवेयर टूल है
जिसके ज़रिए से हम इंटरनेट के अंदर या नेटवर्क में किसी एक कंप्यूटर पे रहते हुए, मतलब मैं अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे का कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है, उसकी परमिशन के बाद वो उसको परमिशन देगा मुझे, तो मैं उसका कंप्यूटर यूज़ कर सकूँगा। तो ये सॉफ्टवेयर टेलनेट कहलाता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास टीम व्यूअर है, एक बड़ा मशहूर सॉफ्टवेयर टीम व्यूअर, वो टेलनेट है। और एक हमारे पास जो है वो एनी डेस्क है, जो आज बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। ये एग्जांपल्स मैंने बोली हैं, बुक में मेंशन नहीं है, इनको लिख लें। टीम व्यूअर, टीम व्यूअर और एनी डेस्क, ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिनके ज़रिए हम अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे के कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं विद हिज और हर परमिशन, उसकी इजाज़त के बाद। तो ये लीगल है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको, तो मैं अपने घर में बैठा हूँ तो मैं उसके कंप्यूटर को एक्सेस करके देख पाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, टेलनेट की फुल फॉर्म भी बुक में मेंशन नहीं है, वो लिख लें। टेलनेट की फुल फॉर्म होती है टर्मिनल नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है? FTP। स्टूडेंट्स प्रोटोकॉल के बारे में समझ लें, आगे प्रोटोकॉल जाएंगे, तो इसलिए अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। सुन लें ज़रा कि प्रोटोकॉल असल में होता क्या है। तो FTP बेसिकली एक प्रोटोकॉल है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? जब भी नेटवर्क में हमने मैसेज सेंड करना हो, नेटवर्क में कोई भी काम करना हो, उस काम को करने के कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को हमारा कंप्यूटर फॉलो करता है, और वो रूल्स हमारे कंप्यूटर के पास इंस्टॉल्ड होते हैं एक सॉफ्टवेयर की शक्ल में। उन रूल्स को हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। यानी रूल्स फॉर सेंडिंग मैसेजेस ओवर द नेटवर्क इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। इवन के जब हमने मैसेज रिसीव भी करना होता है, तो हमारा कंप्यूटर कुछ रूल्स को फॉलो करता है। वो रूल्स किसके अंदर होते हैं? बेसिकली प्रोटोकॉल के अंदर होते हैं। उन रूल्स को हम प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। तो FTP क्या है? इसकी फुल फॉर्म है फाइल्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, इंटरनेट के ऊपर हम कोई भी काम कर रहे हैं, हर काम को करने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं। इवन के अगर मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ, उसका प्रोटोकॉल अलग है। मैं कोई चीज़ डाउनलोड कर रहा हूँ, उसका प्रोटोकॉल अलग है। मैं कुछ लिख रहा हूँ इंटरनेट के ऊपर, तो वो उसका प्रोटोकॉल अलग है। हर काम को करने का अलग रूल अपना एक प्रोटोकॉल है। तो वो प्रोटोकॉल जो इंटरनेट के ऊपर अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, उस प्रोटोकॉल को हम FTP यानी फाइल्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके अलावा अब अपलोडिंग और डाउनलोडिंग से क्या मुराद है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ फाइल फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर टू लोकल कंप्यूटर इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। रिमोट कंप्यूटर वो जो इंटरनेट पे होता है, जो सर्वर कंप्यूटर होता है मेन, और जो लोकल कंप्यूटर वो हमारा होता है। जब उससे हमारे लोकल कंप्यूटर पे कोई भी डाटा आता है, तो इसे हम डाउनलोडिंग कहते हैं। और द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ फाइल फ्रॉम लोकल कंप्यूटर टू रिमोट कंप्यूटर इज कॉल्ड अपलोडिंग। हम लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर पे डाटा भेजते हैं, अपलोडिंग होता है। ऑब्वियसली आपको पता है। एक इंपॉर्टेंट बात और जो नोट डाउन कर लें, कि वो कंप्यूटर्स जो नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड होते हैं, वो कंप्यूटर जो नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड हैं, उन्हें हम नोड कहते हैं। NODE, नोड, ठीक है। तो नोड का वर्ड आए तो आपने घबराना नहीं है। इसका मतलब वो कंप्यूटर है जो नेटवर्क के अंदर अटैच है। अगर नेटवर्क में नहीं है फिर वो नोड नहीं है, लेकिन अगर नेटवर्क के साथ अटैच है कोई कंप्यूटर, तो उसे हम नोड कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास गुफर। गुफर ये भी एक प्रोटोकॉल टाइप कह सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर टूल है जो हमारे कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल होता है, जिसके ज़रिए से हम इंटरनेट के ऊपर आर्टिकल्स, मैगजीन्स वगैरह रीड कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद इंट्रानेट है और एक्स्ट्रानेट है। स्टूडेंट्स, एक कंपनी का अपना प्राइवेट नेटवर्क जिसको बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है, वो इंट्रानेट कहलाएगा। इंटरनेट वो यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहा है वो कंपनी जो है, वो इंटरनेट यूज़ कर रही है, लेकिन कंपनी के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं वो प्राइवेट है, उनको बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकता, वो इंट्रानेट है। और एक्स्ट्रानेट क्या होता है? कि इंट्रानेट ही है, लेकिन इसको आउटसाइड द कंपनी भी जो ऑथोराइज्ड पर्संस हैं वो इस्तेमाल कर सकें, वो एक्स्ट्रानेट कहलाता है, ठीक है। ये मेन जो पॉइंट्स है इसके अंदर ईकैट के हवाले से हमने वो डिस्कस किए। उसके बाद हमारे पास आता है कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। अगला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के अज्जा, नेटवर्क के हिस्से, नेटवर्क के पार्ट्स। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले उसने लैन का जिक्र किया है, तो मैं आपको लैन, मैन और वैन, ये तीनों नेटवर्क्स अभी बताने लगा हूँ। आगे वैसे अगले पेज पे टॉपिक है, लेकिन जो कि लैन का जिक्र है तो मैं बाकी भी साथ आपको बताने लगा हूँ, तो ध्यान से समझ लें। नेटवर्क की बेसिक 3 टाइप्स होती हैं। वैसे तो अगर हम अमूमन देखें, ज़्यादातर देखें कौन कौन सी हैं जनरली, तो वो ज़्यादा हो सकती हैं, इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो बुक में मेंशन है, जो आपसे पूछा जाएगा, जनरली बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, लैन, मैन और वैन। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जो छोटे पैमाने तक महदूद होता है, जिसका एरिया महदूद होता है, उसे हम लैन कहते हैं। और ऐसा नेटवर्क जिसका एरिया जो है वो बढ़ जाता है। अब लैन की एग्जांपल्स में कौन कौन से नेटवर्क आते हैं? एक लैब का नेटवर्क, एक बिल्डिंग का नेटवर्क, कंजेक्टिव बिल्डिंग यानी साथ साथ बिल्डिंग्स हैं उनका नेटवर्क, ये सारा लैन के अंदर आता है। इसी तरह से जो मैन है, जब मुख्तलिफ लैन्स मिलते हैं और वो इतना फैल जाता है
कि वो एक शहर तक तकरीबन चला गया, तो उसे हम मैन कहेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी एग्जांपल है हमारे पास केबल नेटवर्क। केबल नेटवर्क से मुराद है, आपको पता है कि जो हमारा केबल ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, वो अपने इलाके में केबल नेटवर्क प्रोवाइड कर देता है। तो वो जो नेटवर्क है केबल नेटवर्क, वो बेसिकली मेट्रोपॉलिटन एरिया है, वो एक इलाके तक, इतना छोटा नहीं है कि लैन हो, लेकिन वो तकरीबन एक इलाके तक फैला होता है। शहर तक भी चला जाए तो वो मैन के अंदर ही आएगा, लेकिन अगर एक शहर से बाहर एक मुल्क तक फैल जाए या पूरी दुनिया तक फैल जाए नेटवर्क, तो फिर वो वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन कहलाएगा, जिसकी एग्जाम्पल है इंटरनेट। ठीक है, ओके एक क्वेश्चन है सर, गोफर अगेन एक्सप्लेन कर दें। बेटे गोफर बेसिकली हमारे कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल होता है सॉफ्टवेयर पहले से। एक प्रोटोकॉल समझ लें जिसका ये काम होता है कि मैंने भी बताया कि हर प्रोटोकॉल का एक स्पेसिफिक पर्पस है। हर काम के लिए इंटरनेट के ऊपर हम मौजूद हैं, नेटवर्क में मौजूद हैं, हर काम के लिए एक अलग प्रोटोकॉल मौजूद है। फाइल अपलोड करनी है, डाउनलोडिंग करनी है, तो FTP इस्तेमाल होगा। ठीक है, इस तरह से आगे कुछ और प्रोटोकॉल भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं इंटरनेट के ऊपर कोई वीडियो देख रहा हूँ, उसके लिए अलग से प्रोटोकॉल है। इंटरनेट से कुछ कोई ऑडियो सुन रहा हूँ, उसके लिए प्रोटोकॉल अलग काम कर रहा है हमारे कंप्यूटर पे, जो हमें सहूलत दे रहा है, क्योंकि रूल्स हैं जिसके मुताबिक कंप्यूटर काम कर रहा है। तो गूफर एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके जरिए से हम इंटरनेट के ऊपर आर्टिकल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं। आप कुछ भी इंटरनेट के ऊपर रीड कर रहे हैं ना, जैसे न्यूज़पेपर, आजकल ऑनलाइन न्यूज़पेपर भी अवेलेबल होते हैं, आर्टिकल्स लोगों ने लिखे होते हैं, हम पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स हम पढ़ते हैं। ये जितनी सहूलतें हमें मिलती हैं रीडिंग करने की ऑनलाइन के ऊपर, जो लाइक विकीपीडिया के ऊपर हम कुछ रीड करें, वो गूफर हमें देता है। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात समझ लें, बुक में मेंशन ये लिख लें, गूफर की दो टाइप्स होती हैं, एक गूफर क्लाइंट होता है, एक गूफर सर्वर होता है। ये इसलिए बता रहा हूँ, बुक में मेंशन नहीं कुछ चीज़ें, इसलिए एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि ई कैट के वाले से आप प्रिपेयर हो सके, ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। गूफर की दो टाइप्स होती हैं, गूफर क्लाइंट और गूफर सर्वर। गूफर अगर हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है, क्लाइंट हमारा कंप्यूटर क्लाइंट कहलाता है, और जो इंटरनेट पे सर्वर कंप्यूटर है वो कंप्यूटर सर्वर है, जो मेन कंप्यूटर जिसका हम डाटा ले रहे हैं। तो जिसके ऊपर वो आर्टिकल मैगजीन सेव है उसके ऊपर भी गूफर होना चाहिए, ताकि वो हमें सहूलत दे सके रीड करने की, और हमारे कंप्यूटर पे भी होना चाहिए ताकि हम इस सर्विस को अवेल कर सकें। तो गूफर दोनों तरफ हुआ होता है, ये बात याद रखनी। ठीक है, अगर समझ आ गई है तो मुझे बता दें। अच्छा, लैन मैन वैन का जिक्र हो गया, उसके बाद हमारे पास कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं, वो ज़रा देख लें। कम्युनिकेशन डिवाइस से मुराद है कि नेटवर्क के अंदर वो डिवाइस जिसके ज़रिए से हम नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास मॉडेम हम यूज़ करते हैं इंटरनेट के लिए, मॉडेम वो भी कम्युनिकेशन डिवाइस है। ठीक है, वो एग्जांपल दी है जो आपको पता है, इसके अलावा और भी हैं, वो अभी देखते हैं। तो सबसे पहले है NIC। NIC की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बेसिकली ये हमारे कंप्यूटर के अंदर चिप लगी होती है, लाइक रैम, जिस तरह रैम होती है इस तरह एक चिप लगी होती है हमारे कंप्यूटर में, जिसका ये मकसद होता है कि हमारे कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दे, कम्युनिकेट करवा दे। इसका ये काम होता है कि हमारे कंप्यूटर से मैसेज बाहर निकालना और कंप्यूटर के अंदर मैसेज लेके आना, ये इसका काम होता है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इसका काम है कंप्यूटर टू नेक्स्ट कंप्यूटर कनेक्शन बरकरार रखना। उसके बाद दूसरी जो डिवाइस है वो है गेटवे, और तीसरी है ब्रिज। गेटवे और ब्रिज ये दोनों ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं जो नेटवर्क को नेटवर्क से जोड़ती हैं। मतलब एक तरफ नेटवर्क है, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स का, दूसरी तरफ भी नेटवर्क है, उनको कम्युनिकेट करके मिला के एक पूरा नेटवर्क बनाना है, तो उसके लिए फिर गेटवे या ब्रिज इस्तेमाल होगा। अब गेटवे किन सिचुएशन में इस्तेमाल होगा और ब्रिज किस सिचुएशन में इस्तेमाल होगा वो समझें ज़रा। गेटवे तब इस्तेमाल होगा जब दोनों तरफ नेटवर्क जो है वो डिसिमिलर हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स के हैं। अगर एक तरफ लैन है और एक तरफ मैन है तो फिर वहाँ पे गेटवे इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर नेटवर्क जो है वो सिमिलर टाइप्स के हैं, मतलब दोनों तरफ अगर लैन है या दोनों तरफ मैन है, तो फिर वहाँ पे ब्रिज इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट MCQ बोर्ड में आ चुका है कि ब्रिज जो है वो कौन सी कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसके जरिए से सिमिलर नेटवर्क्स को कम्युनिकेट किया जाता है, वो ब्रिज है, और डिफरेंट नेटवर्क्स के लिए गेटवे। बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और जब पेपर आता है तो वो सोचते हैं कि पता नहीं गेटवे था सिमिलर के लिए या ब्रिज था सिमिलर के लिए। तो ये आपने याद रखना है कि ब्रिज जो है, ब्रिज वो सिमिलर के लिए और गेटवे डिफरेंट के लिए। नेक्स्ट है राउटर। स्टूडेंट्स, राउटर जो है ये भी कम्युनिकेशन डिवाइस है।
इसका काम भी वही है कि नेटवर्क टू नेटवर्क कम्युनिकेट करना। लेकिन ये जो दोनों थे ना, गेटवे और ब्रिज, ये छोटे पैमाने पे काम करते थे। जब कंप्यूटर्स की तादाद ज़्यादा बड़ी हो जाती है, मतलब मैन से भी आगे एक्सीड कर जाती है, तो फिर ये दोनों काम नहीं करते, ये हल्की डिवाइसेस है। जबकि राउटर जो है ये बड़ी डिवाइस है और ये एक पावरफुल डिवाइस है जिसका ये काम होता है कि नेटवर्क टू नेटवर्क कम्युनिकेशन करना। मतलब एक तरफ अगर वैन है और दूसरी तरफ भी वैन है, एक मुल्क का नेटवर्क है, इधर भी एक मुल्क है, तो फिर दरमियान में हमारे पास राउटर इस्तेमाल होगा, गेटवे या ब्रिज वहाँ पे काम नहीं करेगा। ये हल्की डिवाइसेस हैं। इसके अलावा राउटर जो है वो एक हार्डवेयर तो है ही और सॉफ्टवेयर भी है साथ साथ। ये इंपॉर्टेंट बात है एमसीक्यू के हवाले से। हार्डवेयर से मुराद मतलब ये एक बॉक्स है, ब्लैक कलर का एक बॉक्स होता है। राउटर बड़े बड़े भी होते हैं, राउटर छोटे छोटे भी होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में जो यूज़ हो रहे हैं वो तकरीबन एक बड़े होंगे, मतलब कोई 15 फुट के तकरीबन या 10 फुट के भी मौजूद हैं। अच्छा, बहरहाल दूसरी कंट्रीज़ में जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें ज़रा साइज़ छोटा भी है। अच्छा, बहरहाल राउटर जो है ये तो हो गया इसका हार्डवेयर। इसका सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है? सॉफ्टवेयर में इसकी दो चीज़ें शामिल हैं। एक तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस राउटर को चलाता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो इसको चलाने की सहूलत दे रहा है, इसको चला रहा है, वो एक इसका सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। दूसरा वो प्रोटोकॉल जो इसके ऊपर चल रहा है, इसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं। क्योंकि राउटर ने एक जगह दूसरी जगह मैसेज सेंड करना है, तो सिर्फ मैसेज ही सेंड नहीं होना, लोगों ने फाइलें भी भेजनी है, बड़ा कुछ करना है। तो उसके लिए फिर बहुत से सॉफ्टवेयर इसके ऊपर प्रोटोकॉल इसके ऊपर इंस्टॉल होने चाहिए। तो राउटर जो है वो बेसिकली हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है। सॉफ्टवेयर के अंदर दो चीज़ें आती हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी लैंस प्रोटोकॉल। लैंस प्रोटोकॉल एज इट नेम सजेस्ट कि ये वो प्रोटोकॉल्स हम डिस्कस करने लगे हैं जो यूज़ होते हैं सिर्फ लैन में, यानी लोकल एरिया नेटवर्क में। तो सबसे पहले यहाँ पे ईथरनेट है। ईथरनेट एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो इस्तेमाल होता है बस टोपोलॉजी में। ये बस टोपोलॉजी अभी आज ही हम इस चैप्टर के एंड पे टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक, वहाँ डिस्कस करेंगे। टोपोलॉजी क्या होती है थोड़ा सा बताता हूँ कि नेटवर्क बनाने का जो तरीका है उसे टोपोलॉजी कहते हैं। तो डिफरेंट तरीके हैं, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। तो ईथरनेट वो प्रोटोकॉल है जो इस्तेमाल होता है बस टोपोलॉजी के अंदर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ईथरनेट एक प्रोटोकॉल है जिसका काम है मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना। अभी ईथरनेट जो है ये एक टेक्निक यूज़ करता है, उस टेक्निक को कहते हैं CSMA-CD, यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। जब भी एक कंप्यूटर नेटवर्क में मैसेज भेजने लगता है तो ईथरनेट की जो ये टेक्निक है इसके मुताबिक क्या होता है कि वो चेक करता है कि क्या पहले नेटवर्क के अंदर कोई मैसेज तो नहीं पास कर रहा, क्योंकि ये प्रोटोकॉल उस नेटवर्क में इस्तेमाल होता है जिसमें एक ही दरमियान में सिंगल वायर है जिसके ऊपर डाटा फ्लो करना है। तो अगर एक ही टाइम पे दो कंप्यूटर्स का डाटा आ गया तो वो टकरा जाएगा, कोलाइड हो जाएगा, डाटा वेस्ट हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। तो ये चेक करता है क्या वायर फ्री है, अगर तो वायर फ्री है तो फिर डाटा सेंड करेगा, वरना इट हैज़ टू वेट, उसको वेट करना पड़ेगा। तो ये इसकी टेक्निक कहलाती है CSMA-CD। और बिल फर्ज अगर दो कंप्यूटर्स ने इकट्ठे मैसेज सेंड किया और दोनों के प्रोटोकॉल ने चेक किया वायर फ्री थी, दोनों का मैसेज आ गया तो टकरा जाएगा, टकराने के चांस हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो मैसेज कोलाइड कर जाएगा और फिर पूरा नेटवर्क जो है वो जैम हो जाएगा कुछ देर के लिए और वक्फा आएगा। उस दौरान कोई भी कंप्यूटर मैसेज सेंड नहीं कर सकता। वो वक्फा जो है वो डिले जो है वो 1 सेकंड का भी हो सकता है, वो आधे सेकंड का भी हो सकता है, वो 15 मिनट का भी हो सकता है, वो 1 घंटे का भी हो सकता है। बहरहाल एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए वक्फा आता है और उसके बाद फिर वो दोबारा मैसेज सेंड कर पाते हैं। बहरहाल इस टेक्निक को CSMA-CD कहते हैं। इससे काफ़ी हद तक कोलिजन के चांस कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी चांस ज़रूर हैं कि कोलिजन हो सके। उसके बाद है टोकन रिंग। टोकन रिंग एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो इस्तेमाल होता है रिंग टोपोलॉजी में और इसके अंदर जो टेक्निक यूज़ होती है वो है टोकन पासिंग। इससे मुराद ये है कि जिस कंप्यूटर के पास टोकन होगा नेटवर्क में वही मैसेज सेंड कर सकेगा। ये इस्तेमाल होता है रिंग टोपोलॉजी के अंदर, आगे हम पढ़ेंगे रिंग टोपोलॉजी। टोकन रिंग इसके अंदर कोलिजन के चांसेस हैं ही नहीं, क्योंकि नेटवर्क में सिर्फ वो कंप्यूटर मैसेज सेंड कर सकेगा जिसको एक्सेस है। जब वो उस एक्सेस को छोड़ेगा कि भाई मेरा काम हो गया, फिर किसी और को एक्सेस मिलेगी, यानी एट अ टाइम एक ही कंप्यूटर मैसेज सेंड कर सकता है, तो कोलिजन भी नहीं होगी। तो टोकन बेसिकली एक सिग्नल है, टोकन बेसिकली एक एक्सेस है, जिसके पास एक्सेस होगी वो मैसेज सेंड कर सकेगा। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि एक नेटवर्क में कितने टोकन होते हैं, एक ही टोकन होता है एक नेटवर्क में, ठीक है, एक ही टोकन होता है, जिसके पास होगा वो मैसेज भेज सकेगा। तीसरे नंबर पे ARC नेट।
अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क, ये इस्तेमाल होता है स्टार टोपोलॉजी के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो कोलिजन के चांस है ही नहीं, क्योंकि ये टोपोलॉजी मतलब नेटवर्क की बनावट ही ऐसी है कि इसके अंदर चांस ही कोई नहीं है, ठीक है। बहरहाल ARC नेट जो है ये फास्ट प्रोटोकॉल है एज कम्पेयर टू दीज टू प्रोटोकॉल्स। ARC नेट जो है ये पहले कम था इसकी स्पीड, लेकिन बाद में बढ़ा के 100 Mbps कर दी गई, 100 Mbps, यानी कि 100 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, इतनी स्पीड इसकी कर दी, इस वजह से फास्ट है। चूँकि ये प्रोटोकॉल फास्ट है तो आगे जो तार लगी होनी चाहिए, जो केबल लगी होनी चाहिए, वो भी फास्ट, मतलब अच्छी उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए डाटा ट्रैवल करवाने की, लाइक फाइबर ऑप्टिक केबल, लाइक कोएक्सियल केबल, जो इसी चैप्टर में आगे हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बल्कि ये जो वायर्स हैं ये चैप्टर नंबर 3 में है, जो हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये लैंस प्रोटोकॉल जो है वो कंप्लीट होते हैं। उसके बाद आता है TCP/IP। TCP/IP जो है ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि TCP/IP कौन सा प्रोटोकॉल है, लैन है या वैन प्रोटोकॉल है या मैन प्रोटोकॉल है। TCP/IP की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल से क्या मुराद है, इंटरनेट बेसिकली वैन है, तो ये एक वैन प्रोटोकॉल है, वाइड एरिया नेटवर्क का प्रोटोकॉल है। ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट में हर कंप्यूटर के ऊपर अटैच होना चाहिए, ये बात याद रखनी है आपने। आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पे हर कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल होना चाहिए, उसके बगैर कंप्यूटर जो है नेटवर्क में कनेक्ट नहीं हो सकेगा, क्योंकि यही प्रोटोकॉल है जो कि ये काम करता है कि हर कंप्यूटर को अपना एक स्पेसिफिक एड्रेस देता है, उसको उसकी पहचान देता है नेटवर्क के अंदर। तो इस कंप्यूटर का, इस प्रोटोकॉल का हर कंप्यूटर पे होना ज़रूरी है जो भी नेटवर्क के साथ अटैच है, ठीक है। अच्छा, TCP/IP जो है वो डिफरेंट कंप्यूटर्स के लिए डिफरेंट तरह से वर्क करता है, याद रखना है। मतलब अगर आपके पास मेन फ्रेम कंप्यूटर है, बड़ा कंप्यूटर है, या एक तरफ छोटा कंप्यूटर है नेटवर्क के अंदर, तो TCP/IP दोनों पे इंस्टॉल होना चाहिए, लेकिन वो छोटे कंप्यूटर के लिए किसी और तरीके से वो वर्क करेगा और मेन फ्रेम के लिए किसी और तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद ISDN और DSL है। ISDN की फुल फॉर्म याद रखनी है, इंटीग्रेटेड सीरीज डिजिटल नेटवर्क। इसकी जो फुल फॉर्म है बुक में थोड़ी सी गलती है, सीरीज आना है यहाँ पे, स्पेलिंग मिस्टेक, बहरहाल उसे सही कर लें। ये एक नेटवर्क स्टैंडर्ड है, प्रोटोकॉल कह सकते हैं, एक टेक्निक है नेटवर्क में मैसेज सेंड करने की, जिसके ज़रिए से हम इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा डाटा, डिफरेंट टाइप्स का डाटा, डिफरेंट तरह की फाइल्स, मतलब वॉइस, वीडियो एटसेट्रा, एक जगह से दूसरी जगह साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ही इकट्ठे सेंड कर पाते हैं। उसके बाद DSL टेक्निक, DSL जो है ये मॉडर्न टेक्निक है, जिसके फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसकी भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर साइंस में जो फुल फॉर्म्स हैं ये बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, आपने इनको याद करना है। तो DSL की फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये एक ऐसा नेटवर्क स्टैंडर्ड है जिसके ज़रिए से हम फास्ट ट्रांसमिशन कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ISDN की निस्बत ये ज़रा फास्ट है। उसके बाद ये अल्टरनेट भी है, मतलब उसकी जगह पे हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक अहम बात पेज नंबर 32, यानी कि जहाँ पे लैन वर्सेस वैन का टॉपिक है, वहाँ लिखी हुई है, उसको ज़रा नोट कर लें। जब भी एक नेटवर्क बना होता है ना, खासतौर पे इंटरनेट के अंदर, और एक सर्वर कंप्यूटर है और बाकी उसके क्लाइंट्स हैं जो उससे डाटा ले रहे हैं, ठीक है। होता क्या है कि ये जो कंप्यूटर्स हैं, जो इसके क्लाइंट्स हैं, ये सर्वर के लिए हैं टर्मिनल्स। क्या हैं? टर्मिनल्स। मतलब टर्मिनल्स क्या होते हैं? देखें, मैं अपना कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ और उस कंप्यूटर के साथ माउस, कीबोर्ड, ये चीज़ें लगी हैं जिनके ज़रिए से मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें मेरे कंप्यूटर की टर्मिनल्स हैं, याद रखना है। अगर हमारा कंप्यूटर नेटवर्क में नहीं है तो उसके टर्मिनल्स क्या हैं? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर वगैरह, जिससे हम उसको यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारा उसके साथ रब्ता कायम हो रहा है। लेकिन अगर हमारा कंप्यूटर नेटवर्क में अटैच है तो सर्वर कंप्यूटर जो मेन है, उसके डाटे को कौन यूज़ कर रहा है? क्लाइंट्स यूज़ कर रहे हैं। तो क्लाइंट्स क्या कहलाएंगे? टर्मिनल्स कहलाएंगे। क्लाइंट्स क्या होंगे? टर्मिनल्स होंगे फॉर सर्वर। सर्वर के लिए ये सारे के सारे क्या हैं? टर्मिनल्स हैं। इसके अलावा वो कहता है कि जो हमारे पास ये होते हैं टर्मिनल्स, इनके ऊपर एक सॉफ्टवेयर हुआ होता है जिसे कहते हैं टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर। इसको भी अंडरलाइन करें बुक से। टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए से ये हमें सहूलत दे रहा है कि हम टर्मिनल बन जाएं, किसके? सर्वर के, ठीक है। उसके बाद ये भी एक इम्पोर्टेंट 3 टर्म्स हैं यहाँ पे
क्लाइंट, सर्वर और होस्ट। क्लाइंट का कंप्यूटर वो होता है जो सर्वर की सर्विसेज को अवेल करता है, यूज़ करता है। सर्वर वो होता है जो अपनी सर्विसेज क्लाइंट्स को देता है। होस्ट कंप्यूटर वो होता है जिसके ऊपर सारा डाटा पड़ा होता है, जिसके ऊपर सारी वेबसाइट्स का डाटा, सारा मवाद, जितना भी कंटेंट है उसके ऊपर सेव होता है। तो होस्ट कंप्यूटर जिसके ऊपर डाटा सेव होता है। सर्वर जो है वो होस्ट कंप्यूटर से डाटा लेके बेसिकली क्लाइंट कंप्यूटर को प्रोवाइड भी कर सकता है, और कुछ सर्वर जो है वो होस्ट कंप्यूटर के तौर पे भी काम कर पाते हैं। ठीक है, तो मेन डेफिनेशन जो है वो आपने याद रखनी है। उसके बाद मैन है जो हमने डिस्कस कर लिया है। फिर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स हैं कि नेटवर्क के मेन कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले नेटवर्क की डेफिनेशन लिखी हुई है उसने, और वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद इसके यूजेस भी मेंशन है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक नेटवर्क मॉडल का है कि नेटवर्क मॉडल क्या है। नेटवर्क मॉडल से मुराद है कि नेटवर्क की बनावट, हमारे पास जब भी नेटवर्क बनाया जाता है तो उसके 3 तरह के मॉडल्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 3 मॉडल्स होते हैं। ठीक है, वो 3 मॉडल्स कौन कौन से हैं? एक होता है क्लाइंट सर्वर या सर्वर क्लाइंट, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, या इसको डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क भी कहते हैं। डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क ऐसा नेटवर्क जिसमें एक सर्वर है और बाकी सारे क्लाइंट्स हैं, वो डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क या क्लाइंट सर्वर या सर्वर क्लाइंट नेटवर्क कहलाता है। जिसकी अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक मेन कंप्यूटर बाकी उसको यूज़ करना है। और याद रखिएगा, इस तरह के नेटवर्क में सर्वर एक से ज़्यादा भी हो सकता है। लाइक अगर यहाँ पे एक सर्वर है और यहाँ पे भी एक सर्वर मौजूद है, ये दोनों सर्वर हैं, इसके अपने क्लाइंट्स हैं, इसके अपने क्लाइंट्स हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये पूरा एक नेटवर्क है। ठीक है, तो जिस नेटवर्क में एक सर्वर आ जाए उसमें बाकी क्लाइंट्स हों तो उसे हम सर्वर क्लाइंट नेटवर्क कहते हैं। और याद रखिएगा, इसमें सर्वर की इजाज़त के बगैर मैसेज सेंड नहीं हो सकता, क्योंकि मैसेज हमेशा सर्वर से होके जाना आगे। जैसे इस कंप्यूटर ने अगर मैसेज सेंड किया इसको, तो सर्वर से होके जाएगा, उसकी इजाज़त के बगैर नहीं जा सकता। अब इंपॉर्टेंट बात, इसका एक नुकसान है। क्या नुकसान है? कि अगर सर्वर कंप्यूटर डाउन हो जाता है तो नेटवर्क गया। हालांकि क्लाइंट तो सही वर्क कर रहे हैं, सर्वर खराब तो नेटवर्क डाउन। लेकिन इसका एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है? कि इसकी सिक्योरिटी अच्छी है। अगर हम सर्वर कंप्यूटर की सिक्योरिटी अच्छी कर लें, अपना डाटा अपना महफूज कर लें वहाँ पे, क्योंकि हमारा डाटा सारा सर्वर पे पड़ा हुआ है, क्लाइंट्स पे तो है नहीं, क्लाइंट सिर्फ उसको यूज़ कर रहे हैं। तो कोई अनऑथराइज्ड पर्सन अगर क्लाइंट कंप्यूटर पे आके बैठ भी जाता है तो वो डाटे को छेड़ नहीं सकता, क्योंकि डाटा तो पड़ा हुआ है सर्वर पे। सर्वर को लॉक्स एंड केबल्स वाले कमरे में रख लें आप, और उसके ऊपर सिक्योरिटी अच्छी लगा दें, तो सिक्योरिटी इसके अंदर अच्छी होती है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है पेयर टू पेयर नेटवर्क। पेयर टू पेयर नेटवर्क से मुराद ये है कि इसमें कोई सर्वर नहीं है, सारे कंप्यूटर्स को इक्वल एक्सेस है। ये MCQ है कि वो कौन सा नेटवर्क है जिसमें तमाम कंप्यूटर्स को इक्वल एक्सेस होती है। तो वो हमारे पास पेयर टू पेयर नेटवर्क है जिसमें तमाम कंप्यूटर्स को इक्वल एक्सेस होती है। ठीक है, सो इसके अंदर कोई भी सर्वर नहीं है, सारे एक दूसरे को मैसेज डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और इसमें तमाम की जो अथॉरिटी है वो सेम है। अच्छा, इसका जो फ़ायदा है वो क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि तमाम कंप्यूटर्स को इक्वल राइट्स हैं, वो एक दूसरे को मैसेज सेंड कर सकते हैं, और एक कंप्यूटर के खराब होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? लैक ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का ज़रा इसके अंदर मसला होता है, क्योंकि सेंटर में सर्वर कंप्यूटर तो नहीं है, तो सबके ऊपर डाटा पड़ा होगा, तो एक कंप्यूटर से भी डाटा एक्सेस कर लिया अनऑथराइज पर्सन ने, तो नेटवर्क को खराब कर सकता है, डाटे को इलीगल यूज़ कर सकता है। तो लैक ऑफ सिक्योरिटी इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, और एक और इसका डिसएडवांटेज मेंशन है यहाँ पे, उसको अंडरलाइन करने के, लैक ऑफ स्पीड। इसकी स्पीड जो है वो भी कम होती है। सर्वर क्लाइंट नेटवर्क में स्पीड ज़्यादा, जबकि पेयर टू पेयर में स्पीड जो है वो कम होती है। तीसरा जो नेटवर्क का मॉडल है वो है हाइब्रिड। स्टूडेंट्स, हाइब्रिड का वर्ड जहाँ पे आ जाए आपने समझ जाना है कि ये दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का कम्बिनेशन है, मजमुआ है। तो हाइब्रिड नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जो कि सर्वर क्लाइंट नेटवर्क का मिलाप है। इसमें सर्वर भी होता है, क्लाइंट्स भी होते हैं, लेकिन क्लाइंट्स एक दूसरे के साथ डायरेक्ट अटैच भी हैं। ठीक है, जैसे मैं डायग्राम से समझाता हूँ आपको। ये सर्वर है और ये इसके क्लाइंट्स हैं। ठीक है, तो ये तो सर्वर क्लाइंट नेटवर्क हो गया, लेकिन ये जो क्लाइंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ डायरेक्ट अटैच भी हैं। ठीक है, सर्वर को इन्होंने क्यों रखा हुआ है? ताकि डाटा उसके ऊपर सेव कर सकें। और वो जो मसला था सर्वर क्लाइंट के अंदर, क्या मसला था कि अगर एक सर्वर डाउन हो जाए
तो नेटवर्क ज़ाया हो जाता है। तो वो इसके अंदर वो मसला नहीं है, क्योंकि सर्वर अगर डाउन हो जाता है तो क्लाइंट एक दूसरे को डायरेक्ट मैसेज भेज पाएंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं होगा। तो बेसिकली ये है क्लाइंट्स और ये है सर्वर वाला नेटवर्क, तो ये है असल में हाइब्रिड नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क स्टैंडर्ड्स हैं स्टूडेंट्स। नेटवर्क स्टैंडर्ड से मुराद बेसिकली ये वो प्रोटोकॉल्स का सेट है, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स कहते हैं स्टैंडर्ड को, जो कि दुनिया में बनाए गए। बहुत सारे वैसे तो मार्केट में प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे पास इनकी दो कैटेगरीज हैं। जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी दो कैटेगरीज हैं, एक है डी जोर और एक है डी फैक्टो स्टैंडर्ड। डिफेक्टो से मुराद है अकॉर्डिंग टू द फैक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, यानी कि शुरू में जब नेटवर्क बनाया गया था तो उसमें ज़रूरत थी वक्त की कि मैसेज सेंड हो जाए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। तो ज़रूरत के तहत एक नेटवर्क के अंदर एक प्रोटोकॉल बना दिया गया या मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स बना दिए गए ताकि मैसेजेस ईजीली सेंड हो जाएं। लेकिन वक्त गुजरता गया तो कुछ मसले मसाइल सामने आए और कुछ चेंजिंग्स आ गई नेटवर्क में, तो फिर उन प्रोटोकॉल्स को ख़त्म करके नए प्रोटोकॉल बना दिए गए जो कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए। रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए और प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए जो फेस की जाती हैं, तो ये प्रोटोकॉल्स बनाए गए जिनका नाम रखा गया डी जोर स्टैंडर्ड। डी जोर की फुल फॉर्म है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। कुछ अदारे हैं जो डी जोर स्टैंडर्ड बनाने वाले हैं, जिनमें हमारे पास ISO है, ये इनको अंडरलाइन कर लें और इनको याद कर लें, जिसमें हमारे पास ANSI है, IEEE है, ISO है, टेलीकोडिया है, CCITT है, ठीक है। इसके अलावा EIA है। ये वो अदारे हैं जो प्रोटोकॉल्स बनाते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाने वाले अदारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेटवर्क टोपोलॉजीज, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के वाले से भी अहम था और लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है कई दफ़ा बोर्ड में भी। नेटवर्क टोपोलॉजीज या सिंपली टोपोलॉजीज। स्टूडेंट्स टोपोलॉजी है क्या? द वे इन विच नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ नेटवर्क, वो तरीकाकार, वो मेथड जिसके ज़रिए से, जिसको फॉलो करते हुए हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और नेटवर्क बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? टोपोलॉजी कहते हैं। सो टोपोलॉजी की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास, अच्छा एक बात बड़ी अहम याद रखनी है, बोर्ड में एक दफ़ा MCQ आया था, इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि द फिजिकल लेआउट ऑफ लैन, लैन की फिजिकल लेआउट, फिजिकली लैन कैसे बना? तो लैन बेसिकली नेटवर्क ही है, नेटवर्क के वर्ड की जगह उसने लैन लगा दिया तो कोई मसला नहीं, घबराना नहीं। तो फिजिकल लेआउट ऑफ लैन इज कॉल्ड टोपोलॉजी, इसका आंसर टोपोलॉजी है। तो सबसे पहली जो टोपोलॉजी है वो है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में हमारे पास एक सेंट्रल वायर होती है, जिसे हम, इस सेंट्रल वायर को हम बस कहते हैं या इसको हम बैकबोन भी कह सकते हैं। इसके साथ कंप्यूटर्स अटैच होते हैं एक दूसरे को मैसेजेस वगैरह सेंड करने के लिए। कंप्यूटर नंबर 1, कंप्यूटर नंबर 2 और कंप्यूटर नंबर 3 फर्ज कर लेते हैं। सो इसके अंदर होता क्या है कि ये जो सेंट्रल वायर है जिसे हम बैकबोन कहते हैं, बेसिकली इसी को बस कहते हैं, ठीक है। इस वजह से इस टोपोलॉजी का नाम बस टोपोलॉजी है। सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं है, बल्कि दरमियान में एक वायर है जिसके जरिए अटैच है। दूसरी बात, इस टोपोलॉजी के अंदर जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो हमने कौन सा पढ़ा था? ईथरनेट प्रोटोकॉल यूज़ होता है। अच्छा, अब ये जो वायर है इसको ईथरनेट वायर भी कहते हैं और इसकी दो टाइप्स हैं। ईथरनेट वायर की दो टाइप्स हैं, एक है थिक नेट और एक है थिन नेट। थिन नेट थोड़ी बारीक होती है जिसका डायमीटर होता है 10⁻², और जो थिक नेट होती है उसका डायमीटर थोड़ा बड़ा होता है जिसका जो डायमीटर है 10⁻5, ठीक है, ये याद रखना है। थिन नेट और थिक नेट, ये ईथरनेट बस कहलाती है, ईथरनेट बस भी इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जब एक कंप्यूटर ने मैसेज सेंड किया, लाइक कंप्यूटर नंबर 1 ने मैसेज सेंड किया कंप्यूटर नंबर 2 को, तो यहाँ से मैसेज आया इस वायर के ऊपर यानी बस के ऊपर। बस का ये काम होता है कि वो ब्रॉडकास्ट कर देती है, यानी कि मैसेज इधर भी आ जाएगा, मैसेज आगे भी जो है वो सेंड हो जाएगा। हालांकि भेजा किसको था? कंप्यूटर नंबर 2 को, कंप्यूटर नंबर 3 को भी पहुंच जाएगा, अगर 4, 5 होते उनको भी पहुंच जाना था। यहाँ पे एंड पे जब ये जो एंड्स तक भी सिग्नल आ जाएगा, तो यहाँ पे बैरियर्स लगे हैं जिनको कनेक्टर्स भी कहते हैं या इनको टर्मिनल्स भी कहते हैं या कनेक्टर बैरियर्स भी इनको कहते हैं या बैरल कनेक्टर्स भी कहते हैं। ये डिफरेंट इनके नेम्स हैं। बैरल कनेक्टर भी इसको कहते हैं या इसको सिंपल हम टर्मिनल भी कहते हैं, ठीक है, या बैरियर्स भी कहते हैं, जिनका काम ये होता है कि जब यहाँ पे सिग्नल आते हैं तो सिग्नल को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, दोबारा वापस
सेंड नहीं करते, वरना वही सिग्नल जो है वो नेटवर्क में घूमता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कंप्यूटर नंबर 3 तक जब गया डाटा तो भेजा किसको था, 2 को, एड्रेस तो 2 का लगाया था, तो कंप्यूटर नंबर 3 उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा। जबकि कंप्यूटर नंबर 2 को पहुंचेगा तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो मैसेज वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसका एड्रेस मैच है, लेकिन जाएगा सबको वो, लेकिन बाकी ओपन नहीं कर सकते। तो ये इसे कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। तो बस जो ब्रॉडकास्टिंग करती है, ये इसकी प्रॉब्लम है। तो CSMA-CD इसमें टेक्निक होती है यूज़, CSMA-CR भी यूज़ होती है, CSMA-CS भी यूज़ होती है। ये तीनों टेक्निक्स रिलेटेड हैं उसी टेक्निक से जो हमने पढ़ी थी ईथरनेट प्रोटोकॉल के अंदर। बस टोपोलॉजी के बाद हमारे पास रिंग टोपोलॉजी का जिक्र है। स्टूडेंट्स, रिंग टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें कंप्यूटर जो है अपने से नेक्स्ट कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। यानी पहला कंप्यूटर कंप्यूटर 2 के साथ, कंप्यूटर 2 जो है वो 3 के साथ, 3 जो है 4 के साथ, 4 5 के साथ, और 5 दोबारा से आके 1 के साथ अटैच हो जाएगा। इस तरह से रिंग सा बना होता है। ज़रूरी नहीं है शेप रिंग की तरह हो, लेकिन ये से रिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि आखिरी कंप्यूटर दोबारा से पहले कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है, हाइब्रिड मॉडल भी लेस सिक्योर होगा? नहीं, लेस सिक्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वर इसलिए तो लगाया गया उसमें। सर्वर जब कंप्यूटर बना दिया, डाटा उसके ऊपर स्टोर कर दिया, तो वो जो सिक्योरिटी के हाइब्रिड बनाने का मेन मकसद क्या होता है? हाइब्रिड बनाने का मेन मकसद ये है कि जो नुकसान हमें, जो डिसएडवांटेज हमें पेयर टू पेयर में मिल रहा था, जो डिसएडवांटेज हमें सर्वर क्लाइंट में मिल रहा था, वो दोनों खत्म हो गए। क्या डिसएडवांटेज था भला? लैक ऑफ सिक्योरिटी। किसके अंदर लैक ऑफ सिक्योरिटी थी? पेयर टू पेयर। तो उसके लिए तो हमने सर्वर लगा लिया। ठीक है, तो सिक्योरिटी अच्छी हो गई। दूसरा नुकसान क्या था? सर्वर क्लाइंट का क्या नुकसान था कि अगर सर्वर खराब हो जाता तो बाकी कंप्यूटर मैसेज नहीं सेंड कर सकते थे। तो इसमें अगर सर्वर खराब हो भी जाए हाइब्रिड में, तो क्लाइंट तो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट अटैच भी हैं, तो मैसेज भी सेंड कर सकेंगे। तो ये जो हाइब्रिड नेटवर्क है ये अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर नेटवर्क्स। ठीक है, लेकिन इसमें मसला ये कि महंगा पड़ता है। ये महंगा है, इसका ये नुकसान है कि ये एक्सपेंसिव है, वरना इसका जो नुकसान आज जो उसमें थे वो इसके अंदर नहीं है। ठीक है, अगर समझ आ गई है तो मुझे बता। अच्छा, रिंग टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर अपने से नेक्स्ट कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। और अगर कंप्यूटर नंबर 1 ने मैसेज भेजना है कंप्यूटर नंबर 3 को, तो 1 से मैसेज जाएगा 2 के पास, फिर जाएगा 3 के पास। मैसेज जो है वो किसी एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये इंपॉर्टेंट है रिंग टोपोलॉजी में, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर बिलफर्ज क्लॉकवाइज है, कंप्यूटर नंबर 1 से कंप्यूटर नंबर 2, फिर 3 और फिर 4 है, तो अगर कंप्यूटर नंबर 1 ने कंप्यूटर नंबर 3 को मैसेज भेजना है तो पहले जाएगा 2 के पास, फिर जाएगा 3 के पास। इवन कि अगर 1 ने 4 को भेजना है पीछे, तो वो रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाएगा क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज हो रहा है। तो 1 से 2, फिर 3 और फिर 4 को जाएगा। मतलब दरमियान में जितने कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनसे डाटा होके गुजरेगा। तो ये असल में काम है रिंग टोपोलॉजी का। और इसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो टोकन रिंग यूज़ होता है। ठीक है, सो रिंग टोपोलॉजी जो है इसमें जो है वो कोलिजन के चांस नहीं है, कोलिजन के बिल्कुल चांस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जिसके पास टोकन होगा सिर्फ वही मैसेज सेंड कर पाएगा। इसके अलावा जो रिंग टोपोलॉजी है ये इसके अगर हम एडवांटेजेस देखें तो वो क्या हैं? एडवांटेजेस ये हैं कि ये स्मॉल जो नेटवर्क होता है उसके लिए ये फ़ायदेमंद है, अच्छा है। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या है कि अगर एक कंप्यूटर इसमें ख़राब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। बस टोपोलॉजी का क्या फ़ायदा है? बस टोपोलॉजी का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर हम यहाँ कनेक्टर लगा के मज़ीद इस बस को एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क बढ़ाया जा सकता है, एक्सपेंड किया जा सकता है। ठीक है, और इसके अंदर एक और इसका जो डिसएडवांटेज है, नुकसान क्या है कि अगर सेंट्रल वायर कहीं से ब्रेक हो जाती है तो पूरा नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नुकसान ये कि कोलिजन के चांस इसके अंदर होते हैं। रिंग टोपोलॉजी का एक और नुकसान है, वो भी सुन लें ज़रा, डिसएडवांटेज रिंग टोपोलॉजी का, कि जिस दौरान हम कोई नया कंप्यूटर ऐड करेंगे नेटवर्क के अंदर, कोई नया कंप्यूटर ऐड करेंगे नेटवर्क के अंदर, तो उस दौरान नेटवर्क रुक जाएगा। बाकी तमाम कंप्यूटर जो हैं वो अपना काम छोड़ देंगे, रोक दें, क्योंकि जैसे 4 कंप्यूटर अटैच हैं, 5वें कंप्यूटर ने इंसर्ट होना है, तो जिस दौरान वो इंसर्ट हम कर रहे होंगे उस दौरान सारा नेटवर्क रुक जाएगा। ठीक है, ये भी एक नुकसान है रिंग टोपोलॉजी का। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास स्टार टोपोलॉजी। स्टूडेंट्स, स्टार टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें एक सेंट्रल हब होती है, सेंट्रल एक कम्युनिकेशन, ये भी कम्युनिकेशन डिवाइस है, जैसे हमने NICU, गेटवे, ब्रिज, रूटर पढ़ा। हब या स्विच, स्विच एक लेटेस्ट डिवाइस है, हब पुरानी थी, बहरहाल दोनों में से कोई भी यूज़ हो सकती है, आज हब भी इस्तेमाल की जा सकती है, होती भी है। अच्छा, हब या स्विच जो है ये कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसके साथ बाकी कंप्यूटर अटैच होते हैं। लाइक ये कुछ कंप्यूटर्स अटैच हैं इसके साथ,
और ये एक दूसरे को मैसेज सेंड कर सकें। ये स्टार टोपोलॉजी है। इसके अंदर जो हमारा मैसेज सेंड होता है वो किस प्रोटोकॉल के तहत होता है, इसमें जो प्रोटोकॉल काम करता है वो ARC नेट है, ARC-नेट, अटैच रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें अगर एक कंप्यूटर ने किसी दूसरे को मैसेज सेंड करना है तो वो सेंड करेगा, डाटा आएगा पहले हब के पास, हब ने खुद ही मैनेज करना है कि किसको भेजना है, वो भेज देगी। इसके अंदर कोलिजन के चांस नहीं है। एक टाइम में अगर 10 कंप्यूटर भी मैसेज सेंड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हब का काम है कि वो मैनेज करे किसको पहले भेजना है किसको बाद, जैसे भी हब मैनेज करती है अकॉर्डिंग टू एड्रेस ऑफ द रिसीवर, रिसीवर का एड्रेस दे के वहाँ भेज देती है। इसका फ़ायदा क्या है कि इसमें कोलिजन के चांस नहीं है। इसका फ़ायदा क्या है कि जिस दौरान कोई कंप्यूटर हम इसमें ऐड करते हैं या कोई कंप्यूटर रिमूव भी करते हैं तो पूरे नेटवर्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक और फ़ायदा इसका ये है, अगर कोई कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो इस नेटवर्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि हमने पढ़ा था कि रिंग टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर खराब होने से बाकियों को फ़र्क पड़ जाएगा, नेटवर्क ही फ़र्क हो जाएगा, लेकिन इसमें अगर एक कंप्यूटर ख़राब होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा इसके जो नुकसान हैं वो ये है कि ये एक्सपेंसिव है, क्योंकि हब कोई किसी एक कंप्यूटर से अगर हब दूर लगी हुई है उसको जो वायर का खर्चा है वो ज़्यादा पड़ जाएगा, तो एक्सपेंसिव हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी बेसिकली कॉम्बिनेशन है स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी का। यानी कि जिस तरह बस टोपोलॉजी आपको नज़र आ रही है, इस बस टोपोलॉजी के अंदर यहाँ पे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, लेकिन ट्री टोपोलॉजी के अंदर यहाँ पे कंप्यूटर नहीं बल्कि हब लगी होती है और उसके साथ आगे मजीद कंप्यूटर अटैच होते हैं। यानी कि आप समझ लें कि ये हब्स हैं और आगे फिर कंप्यूटर है। ये एक स्टार नेटवर्क है, ये स्टार है, ये स्टार है, लेकिन थ्रू बैकबोन और इथरनेट बस इनको एक मुकम्मल नेटवर्क बना दिया गया जिसका नाम ट्री टोपोलॉजी या ट्री नेटवर्क कर दिया गया। इसके अंदर कोलिजन के चांस अब खत्म हो गए हैं। जब बस टोपोलॉजी सिंपल उसमें कोलिजन के चांस है, लेकिन अब नहीं, क्योंकि डाटा आना हब के पास, हब ने आगे मैनेज करना है। ठीक है, उसके बाद मैश टोपोलॉजी है, और मैश टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी है जो कि सबसे बेस्ट है स्पीड के हवाले से भी, इसमें भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती नहीं है। तो मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर कंप्यूटर अपने से अगले कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, मतलब टू के साथ भी, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, सबके साथ अटैच है। तो मैश टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर अपने से अगले मतलब अपने से दूसरे जितने भी कंप्यूटर हैं उनके साथ डायरेक्टली अटैच होता है। ठीक है, तो मैश टोपोलॉजी जो है वो इस तरह से वर्क करती है। अब मैश टोपोलॉजी के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो ज़रा देख लें। मैश टोपोलॉजी में जो है फॉल्ट टॉलरेंस ज़्यादा है, मतलब कहीं पे अगर फॉल्ट आता है, कोई केबल ब्रेक हो जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक कंप्यूटर का लिंक जो है वो बाकी कंप्यूटर्स के साथ दूसरे तरीके से भी है। मतलब अगर 1 ने मैसेज भेजना 5 को, तो 1 और 5 का दरमियान लिंक ख़राब हो गया तो कोई मसला नहीं, वो 4 के ज़रिए भी भेज सकता है 5 को। ठीक है, तो ये फॉल्ट टॉलरेंस है, ये इसका फ़ायदा है। और इसके डिसएडवांटेजेस में वो कहता है कि इसकी इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ट्रबल शूटिंग ज़रा डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, इसको बनाना ज़रा मुश्किल है। इसके अलावा वो कहता है कि चूँकि मल्टीपल लिंक्स हैं, लिंक्स ज़्यादा हैं, तो एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को मैसेज ईजिली सेंड कर सकता है, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं आती। फिर वो ये भी कहता है कि इसके अंदर फॉल्ट को फाइंड करना आसान है, ढूंढना आसान है। ठीक है, तो ये मैश नेटवर्क के फ़ायदे और नुकसान थे। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हमारे पास OSI मॉडल, उसके बाद हम MCQs देखेंगे जो आज हमने टॉपिक पढ़े, इनसे रिलेटेड MCQs आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगे, आप सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद आपको आपका स्कोर नज़र आ जाएगा और मैं उनको डिस्कस भी कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, OSI मॉडल, OSI की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था ISO वालों ने। ISO का मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये असल में वो रूल है, प्रोटोकॉल है असल में, जिसके ज़रिए से एक नेटवर्क में मैसेज सेंड होता है सेंडर से रिसीवर की तरफ। जब भी हम अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से मैसेज सेंड करते हैं तो वो जो मैसेज है उसके ऊपर कुछ वर्किंग होती है पहले, फिर वो आगे सेंड होता है। तो वो जो वर्किंग है उसके अंदर हमारे पास 7 लेयर्स काम करती हैं। 7 लेयर्स में सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर है, उसके बाद सेशन लेयर है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर है, उसके बाद नेटवर्क लेयर है, फिर डाटा लिंक, फिर फिजिकल लेयर। ये हमारे पास 7 लेयर्स हैं जो काम करती हैं हमारे मैसेज के ऊपर, फिर जाके हमारा मैसेज हमारे कंप्यूटर या मोबाइल से बाहर निकलता है।
सो इसकी जल्दी से हम जो मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। जब भी हम सेंड करते हैं सेंडर कंप्यूटर से, तो एप्लीकेशन लेयर सबसे पहले वर्क करती है। इसका ये काम है कि हमारा जो मैसेज है और जो हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम है, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम से हमारा जिसमें हमने मैसेज लिखा, लाइक मैसेंजर है या व्हाट्सएप है, जिसके ज़रिए से भी हम मैसेज भेज रहे हैं, उसका और हमारे मैसेज का ताल्लुक बनाना, और नेटवर्क जो है हमारा उसका ताल्लुक बनाना। अगर नेटवर्क नहीं आ रहा, लाइक अगर सिग्नल नहीं आ रहे तो एप्लीकेशन लेयर यहीं पर बता देगी कि आपका मैसेज सेंड नहीं हो सकता। अगर नेटवर्क है और ताल्लुक कायम हो गया हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम का नेटवर्क के साथ, तो फिर अगली लेयर काम करेगी जिसका नाम है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर 4 काम करती है। कोड कन्वर्जन, मतलब अपने मुतलका कोड में कन्वर्ट करना। जैसे आपको पता है कि हर कंप्यूटर का आस्की कोड, बाइनरी डिजिट कोड या EBCD ऐसी जो भी मुतलका कोड है, उसमें उस फाइल को सेंड करना, जो भी हम सेंड कर रहे हैं उसको कन्वर्ट करना, कोड कन्वर्जन। डाटा ट्रांसलेशन, उसके बाद उसको 0-1 में कन्वर्ट करना ताकि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब है कि फाइल का साइज़ थोड़ा सा कम कर देना, ज़्यादा नहीं, जिससे उसकी क्वालिटी भी ख़राब ना हो, ताकि इजीली वो सेंड हो जाए। व्हाट्सएप पे भी ऐसे होता है। और उसके बाद लास्ट पे इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि डाटे को जो हम सेंड कर रहे हैं उसके अंदर कोई नई चीज़ें ऐड कर देना, ताकि अगर दरमियान में सेंडर से रिसीवर के दरमियान में अगर कोई अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है, उसको समझ ही ना आए कि क्या लिखा हुआ है। तो प्रेजेंटेशन लेयर जो है ये 4 काम करती है। यही लेयर जब रिसीवर कंप्यूटर पे भी चलती है, ये सारी लेयर्स रिसीवर कंप्यूटर पे भी चलेंगी। जब यही लेयर प्रेजेंटेशन लेयर वहाँ पे चलेगी तो वो इंक्रिप्शन से डिक्रिप्शन कर देगी, मतलब उसको सही अपनी फॉर्म में ले आएगी। ठीक है, ये सारी लेयर्स रिसीवर कंप्यूटर पे भी वर्क करती है। उसके बाद सेशन लेयर है, और सेशन लेयर का ये काम होता है एक सेशन एस्टेब्लिश करना, मतलब एक टाइम पीरियड एस्टेब्लिश करना कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से रब्ता कर रहा है तो कितनी देर तक ये रब्ता कायम रहेगा। जैसे अक्सर व्हाट्सएप पे या फ़ोन कॉल पे हम एक दूसरे से कॉल करते हैं, तो तकरीबन 1 घंटे बाद जो फ़ोन कॉल है हमारी कट जाती है, क्योंकि सेशन एस्टेब्लिश हुआ होता है 1 घंटे का या 50 मिनट का। इसी तरह से फेसबुक पे या मैसेंजर पे भी सेशन बना होता है, सेशन एक्सपायर हो जाता है एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के बाद। तो ये इसका जो है ना सेशन एस्टेब्लिश करना काम होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है कि हमारे डाटे को सेगमेंट्स में कन्वर्ट करना। सेगमेंट से मुराद है कि एक बड़ा मैसेज है उसको तोड़ देना मुख्तलिफ पार्ट्स में। जैसे एक पैराग्राफ है तो उसको 3 हिस्सों में कन्वर्ट कर देना। नेटवर्क लेयर का काम होता है कि बेस्ट रूट तलाश करना, किस वे से मैसेज को सेंड करना है जहाँ पे मैसेज हमारा ज़ाया ना हो। क्योंकि अगर एक ऐसे रास्ते से मैसेज सेंड कर दिए जहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक ज़्यादा है, नेटवर्क ट्रैफिक से मुराद है जहाँ सिग्नल ज़्यादा है, तो हमारा डाटा उनके साथ टकरा के कोलाइड होकर ज़ाया हो सकता है। तो फिर नेटवर्क लेयर जो है बेस्ट रूट तलाश करती है। इसके अलावा नेटवर्क लेयर जो है वो जो सेगमेंट्स थे उनको भी मज़ीद तोड़ देती है, जिसे हम पैकेट्स कहते हैं या चंक्स कहते हैं। तो चंक्स में डिवाइड हो जाता है हमारा मैसेज, और हर पैकेट को एक एड्रेस लगा देती है, ताकि जब रिसीवर कंप्यूटर पे मैसेज पहुंचे तो उसको पता हो कि कौन सा मैसेज का टुकड़ा, कौन सा पैकेट किसके बाद आता है, तो उसको कंबाइन किया जा सके इजीली। डाटा लिंक लेयर का काम है कि हमारे इस मैसेज को जो हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस लगी हुई है कंप्यूटर में, लाइक NIC है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो भी है, उसके साथ ताल्लुक बना देना ताकि वो आगे इसको सेंड कर सके। और लास्ट पे फिर फिजिकल लेयर काम करती है, जिसका काम है हमारे मैसेज को कंप्यूटर से बाहर निकाल देना, कन्वर्ट कर देना डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स। तो फिर जब रिसीवर कंप्यूटर पे पहुंचेगा तो ये लेयर्स उल्टी काम करेंगी, रिवर्स में। वहाँ पे सबसे पहले काम करेगी फिजिकल लेयर। वो क्या काम करेगी कि मैसेज को एनालॉग से दोबारा डिजिटल में कन्वर्ट करेगी, मैसेज कंप्यूटर में आ गया। फिर काम करेगी डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर का क्या काम है कि उस मैसेज को जो है हमारे NIC से निकाल के आगे कंप्यूटर में सेंड करना है। नेटवर्क लेयर का क्या काम था, यहाँ पे सेंडर कंप्यूटर का काम था, उसने मैसेज को पैकेट्स में एड्रेस लगाया, वहाँ पे नेटवर्क लेयर उसको रीअसेंबल करेगी, जोड़ेगी, मिला देगी। ने वहाँ सेगमेंट बनाए थे यहाँ पे, और वहाँ पे जो है वो सेगमेंट को ख़त्म किया। अच्छा, एक और काम है, डाटा लिंक लेयर जो है एरर चेक भी करती है। एक और बात बड़ी है, डाटा लिंक लेयर एरर भी चेक करती है, कोई प्रॉब्लम है, जैसे फ़ोन नंबर अगर हमने गलत लिखा हुआ है, एड्रेस गलत लिखा है, तो हमें बता देगी। सेशन लेयर ने उसी तरह सेशन देखना है कितनी देर का आया है, और प्रेजेंटेशन लेयर जहाँ पे इंक्रिप्शन की थी वहाँ पे डिक्रिप्शन करेगी बाकी, और इसने जो कोड कन्वर्जन की थी उसको वापस रिवर्स अपनी फॉर्म में। और लास्ट पे रिसीवर कंप्यूटर पे एप्लीकेशन लेयर का जो मैसेज आया है उसको एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी अगर व्हाट्सएप मैसेज जो हमारे मोबाइल फ़ोन में मैसेज का सॉफ्टवेयर, उसके साथ ताल्लुक बनाना। जैसे ही ताल्लुक बनता है तो फिर एक बेल बजती है और हमें पता लग जाता है कि मैसेज आ गया, यानी हमारे फ़ोन में या मैसेज पहले से आ चुका होता है, लेकिन ये लेयर्स काम कर रही होती हैं। बहरहाल ये लेयर्स इतनी स्पीडली काम करती हैं कि तकरीबन आधे सेकंड का टाइम लगता है और हमें मैसेज जो है वो नज़र आ जाता है। बहरहाल ये ट्रिक्शन थी, इसके कुछ MCQs हैं जो आपको स्क्रीन पर अब नज़र आएंगे, तो आप उनका आंसर दें कोई 5 मिनट में। उसके बाद फिर मैं आपसे वो डिस्कस भी कर लूँगा, फिर आपको एट द एंड आंसर भी नज़र आ जाएंगे और आपका स्कोर भी नज़र आ जाएगा। तो देखते हैं आपको इस चैप्टर की कितनी समझ आई।